तो अब से करीब देखिए 36 घंटे के बाद कल साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 28 अक्टूबर की रात 11:31। ये वक्त फिर से नोट कर लीजिए। 28 अक्टूबर की रात 11:31 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और रात 3:56 पर चंद्र ग्रहण खत्म होने का अनुमान है। इस बार के चंद्र ग्रहण को कई लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। ग्रहण को लेकर ज्योतिषी कई तरह की भविष्यवाणी पहले ही कर रहे हैं और इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के संयोग ने लोगों के कौतूहल को, उनकी दिक्कत को काफी हद तक बढ़ा दिया है। अब देखिए, लोगों के मन में सवाल है कि शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण उन पर क्या असर डालेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर एक महासंयोग बनने वाला है। 30 साल के बाद बन रहे इस अद्भुत संयोग को ज्योतिष के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है ये चंद्र ग्रहण और लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल बाद शरद पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग। लगने जा रहा है साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण। जब चांद पर पड़ेगी धरती की छाया तो इस खगोलीय घटना पर पूरी दुनिया की नजर होगी। 28 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है। ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। ग्रहण न केवल चांद को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव धरती और उस पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव लेकर आता है, तो कुछ की जिंदगी में ग्रहण परेशानियों का सबब भी बन जाता है। इस बार साल का ये आखिरी ग्रहण ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास है। साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो राशियां विशेष रूप से इन्वॉल्व हो रही हैं, एक मेष राशि और एक तुला राशि। और इसमें अग्नि के सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। सूर्य, मंगल, केतु, इनका प्रभाव है निश्चित रूप से, और साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव है। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। खंडग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। 28 अक्टूबर की रात को खंडग्रास चंद्र ग्रहण ही लगने वाला है। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में लग रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण गज केसरी योग में लगेगा। चंद्रमा और गुरु की युक्ति से गज केसरी योग बनता है। इससे कई राशियों के लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही इस चंद्र ग्रहण के मौके पर रवि योग, बुद्धात्व योग, शश योग और सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी बनेगा। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। शरद पूर्णिमा तो शुभ है, लेकिन ग्रहण कुछ राशियों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियमों के मुताबिक ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जाप करें। चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। कुछ राशियों के लिए ग्रहण शुभ असर लेकर भी आते हैं। जिन राशियों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है, वो भी अगर जरूरी उपाय कर लें तो उनके जीवन पर भी चंद्र ग्रहण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चंद्र ग्रहण की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी उसका भी सोल्यूशन आपको इन पंडितों के माध्यम से मिल जाएगा। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ नंदिता पांडे जी। आप दोनों का ही स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले संजय शर्मा जी आपके पास ही आना चाहूंगी, शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जब भी ग्रहण की हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले मन में एक डर सताता है कि ये ग्रहण हम सबके लिए अच्छा है या नहीं है, इसका प्रभाव कैसा होगा। सबसे पहले तो समझाइए, चंद्र ग्रहण जो कि शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, शरद पूर्णिमा चूंकि अच्छा मौका लेकिन चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा, ये दुविधा को दूर कीजिए जरा। जी, देखो, ग्रहण का जो प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर होता है, हर मानव जीव के ऊपर होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, हर चीज पे, चाहे समुद्र हो, सबके ऊपर जो भी ब्रह्मांड है उसमें ग्रहण का प्रभाव जरूर होता है। अभी जैसा नंदिता जी ने बताया था थोड़ी देर पहले कि सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, पर सूर्य में एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो एक राशि के अंदर 1 महीने तक रहता है, 1 महीने विराजमान रहता है। तो उसका प्रभाव जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद रहता है, क्योंकि सूर्य एक राशि में। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, जिस प्रकार से ज्वार भाटा गढ़ता है, बढ़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा जब 2.25 दिन में अपने ग्रहों की स्थिति बदल लेता है तो उसका प्रभाव मेरे हिसाब से 2.25 दिन या 4-5 दिन हो सकता है मैक्सिमम। और दूसरा, अंटार्कटिका की बात की, महासागर की या अफगानिस्तान की बात की, तो इनकी जिनकी मेष राशि है, मैंने देखा कि उन राशियों के ऊपर भी इस ग्रहण का काफी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और खास तौर से मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो जल तत्व की राशियां होती हैं, उनके ऊपर तो है ही है, परंतु मेष, कर्क और मीन, इन राशियों के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और इनके ऊपर थोड़ा नेष्ट रहने का, इनके स्वास्थ्य में हानि रहेगी, मानसिक पीड़ा रहेगी। और वृषभ, कन्या और कुंभ के ऊपर इसका जो है मध्यम फली रहेगा। इसके अलावा मिथुन, सिंह, तुला और मकर के लिए और धनु के लिए थोड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। तो ये ग्रहण जो है कहीं किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। प्रकृति में ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है भूकंप आने की आशंका, प्राकृतिक आपदा आने की आशंकाएं बनी रहती हैं। और दूसरा क्या है कि व्यक्ति के संजय जी आपकी आवाज चली गई, जरा आवाज ठीक कर लीजिए जी। शुरू जाता है और व्यक्ति की जो ग्रंथियां हैं वो काम करना जो है कम कर देती हैं, जिस कारण से उसके जीवन में एक हमारी सेकेंडियन ग्रंथि होती है जो हमारे मन को, आत्मा को, शरीर को जो है वो रोक लेती है, उसकी लय को रोक लेती है, जिस कारण से हमारे शरीर की जो रचना है, जो बना हुआ शरीर है, जिसमें प्रकृति में भी 2/3 पानी है, शरीर में भी 2/3 पानी है, तो उसकी मात्रा जो है थोड़ी स्लो हो जाता है हमारा शरीर, जिस कारण से आलस्य, प्रमाद। आप देखें कि जिनकी वृश्चिक राशि होती है उनको भी कई बार क्या है कि मानसिक अशांति अमावस्या के आसपास हो जाती है, क्योंकि जब जब चंद्रमा नीच का होगा तो वृश्चिक राशि वालों, कर्क राशि वालों और मीन राशि वालों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल तत्व की राशि होती है। तो इसलिए जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है उसका अच्छा और बुरा, अभी क्या है 15 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक सूर्य जो है नीच राशि में रहेंगे, और उस कारण से जो है जैसा कि शैलेंद्र पांडे जी भी बोले अभी कि तुला राशि के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, परंतु तुला के ऊपर इसका प्रभाव उतना ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण जो गह रहा है वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में गह रहा है, जिस कारण से इस ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आंशिक खंड ग्रास जो है ये ग्रहण है, जो प्रकृति के लिए थोड़ा खराब तो है, परंतु कुछ जगह के अच्छा है और कुछ जगह इसका बुरा प्रभाव है। जी संजय जी, नंदिता जी आपसे मैं पहले भी बात करी थी और संजय जी ने जैसे हमें बताया कि कुछ राशियों पे इसका अच्छा प्रभाव होगा और कुछ पे इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। तो जिन राशियों पे नकारात्मक प्रभाव होगा वो कितने दिन रहेगा, आप इसके बारे में जानकारी दे रही थी, और उस दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जब ग्रहण होता है ना, मैं फिर करेक्ट करूंगी क्योंकि मैं इस पे बहुत शोध कर चुकी हूँ पिछले 15 साल से, इनफैक्ट 17 साल हो गए शोध करते हुए।
चंद्र ग्रहण जब राहु के पास आता है चंद्रमा, राहु जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है या बड़े ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, उससे पहले वो बैक फ्लो एंड फ्रंट फ्लो में जाते हैं एनर्जीज। तो वो रिपल इफेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है जब चंद्रमा राहु के पास आना शुरू हो रहा है या पृथ्वी बीच में आ रही है चंद्रमा और सूर्य के, तो वो एक कहीं पे हिलाना शुरू करती है टेक्टोनिक प्लेट्स को, या फिर जो हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज आ रही है। तो ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्रमा क्योंकि बहुत क्लोज है अर्थ के और धरती के, और ज्वार भाटे से लेके हमारी मानसिक स्थितियों को, हमारे ब्लड में भी 70% पानी है, जल है। तो हम इमोशनल स्विंग्स जो होती है हमारी ल्यूनर एक्लिप्स में 15 दिन पहले 15 दिन बाद होती है। पूर्ण जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 3 महीने तक का इम्पैक्ट होता है, केवल 1 महीने का इम्पैक्ट नहीं होता है। लेट्स बी क्लियर ऑन दिस फ्रंट। दूसरी चीज जो बात कर रहे थे आप राशियों की, देखिए जहां तक अब व्यक्ति विशेष की बात है, उससे ज्यादा जब भी ग्रहण पड़ते हैं वो जनमानस में अधिकतर इम्पैक्ट डालते हैं, पूरे एक सोशल अपहीवल की तरह, एक पूरा एक मास बेस में एक तरह से पूरी अपहीवल्स लाएंगे, इमोशनल स्विंग लाएंगे। अब ये क्या, ये ग्रहण पड़ रहा है केतु के नक्षत्र में। केतु होते हैं मोक्ष का कारक, रिलीजन का यानी कि धर्म का कारक, स्किन का कारक, स्किन एलर्जीज। तो आप ये देखना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एकदम से एग्रेवेट करनी शुरू है, वायरस का कारक। तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं इनके इम्पैक्ट्स बहुत अधिक होने लगे। फायर का कारक, तो अग्नि, वैसे जैसे अभी पंडित शैलन जी भी बोल रहे थे कि अग्नि तत्व के उसमें ही सारी प्रभाव पड़ रहा है, मंगल हो, सूर्य हो, केतु हो, ये सारी अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनके प्रभाव से ये फायर, रॉकेट्स वगैरह। अगर आप ग्रहण का पाथ देखेंगे, ग्रहण का पाथ भारत में भी इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में। धर्म गुरुओं को विशेषकर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, या धार्मिक अंतर्द्वंद हो सकते हैं, इसका भी ध्यान देना है। और ये जो पाथ है ये पूरा भारत के ऊपर से होते हुए इजराइल, जॉर्डन के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। तो आप देखिए वो इम्पैक्ट वहां पे एकदम से बिना बात के जो एग्रेवेट हुई सिचुएशन, वो इसी समय होनी थी या इसी समय हो रही है। और बात रही राशियों की, तो राशियों में जैसे जो जल तत्व राशि, जैसे पंडित संजय शर्मा जी बोल रहे थे, उनको ऑफकोर्स ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों में थोड़ा बेटर सिचुएशन भी बन जाती है। जैसे मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इसके दुष्प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, आप दोनों से ही समझूंगी। लौटती हूँ आपके पास, इसी बीच ये रिपोर्ट देख लेते हैं। एक तरफ जहां देखिए शारदीय नवरात्र के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा पर लगने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्यों ने कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी है। जानकारों ने सूतक काल को लेकर भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि दिन से ही सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। कल दिन से ही लग जाएगा सूतक काल। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर लगने वाले खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। सूतक काल का ध्यान रखकर और बताए नियमों का पालन कर ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। हिंदू धर्म में ग्रहण के लिए सूतक की व्यवस्था बताई गई है। इसके मुताबिक सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले यानी 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक खत्म हो जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा के ग्रहण लगने के पीछे का मुख्य कारण राहु केतु ग्रह होते हैं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जाता और ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां विशेष रूप से बरतनी चाहिए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात करीब 1:04 से शुरू हो जाएगा और रात 2:22 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण करीब 1 घंटे 18 मिनट का रहेगा। दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा और ग्रहण के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा। सूतक का जो समय है वो 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा, लगभग 2 बजे के आसपास से। और ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। मान्यता के मुताबिक सूतक काल के शुरू होते ही सारे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और किसी भी तरह का संकल्प नहीं लेना चाहिए।
सूतक काल के दौरान भोजन करना या बनाना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ये वर्जित माना जाता है। तेल में तले गए खाद्य पदार्थ और दूध दही में तुलसी पत्ता डालने के लिए कहा गया है। ग्रहण के दौरान अन्न जल का त्याग कर अपने इष्ट देव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करके गायों को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंद को वस्त्र दान देने की सलाह दी गई है। ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। सूरज और चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभावों या इन पर होने वाली हलचलों का हमारी धरती और यहाँ के प्राणियों पर अलग अलग असर पड़ता है। ज्योतिष के लिहाज से यह हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण के दौरान ईश्वर का भजन कीर्तन करने से ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चूंकि चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, दो खास मेहमान तो जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुझे बताइए, सूतक काल की अभी हम रिपोर्ट चला रहे थे, तो मुझे बताइए, सूतक तो चूंकि दिन से ही लागू हो जाएगा, सूतक के नियम लागू हो जाएंगे, तो उसका क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, क्या कुछ निषेध होगा उस दौरान, वो भी बता दीजिए एक बार जरा। देखो, जब सूतक काल लगता है तो उस वक्त आपको जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर कोई भोजन घर में बना हुआ है तो उसमें दूर्वा, तुलसी या कुशा रख करके उसको ढक करके रखें। जब भी कोई ग्रहण पड़े तो उसको ढक दें चीजों को, और घर के अंदर जो है ग्रहण के पश्चात गंगा जल का जो है छींटा दें, और अगर हो सके तो पूरे जल से घर की धुलाई करें, क्योंकि जल से ही जीवन बना है। तो जितना आप गंगा जल डाल करके शुद्धि करेंगे तो उतना ही घर अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा। और सूतक काल में सिर्फ भजन करें, भोजन ना करें और ईश्वर का नाम लें। और इस वक्त चंद्र ग्रहण जब है तो भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ रहेगा। और शिव के जो मंत्र हैं, यजुर्वेदी मंत्र है, ओम जजाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम। तो शिव संकल्प के जो मंत्र हैं उनका जाप करें, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या ओम नमः शंभवाय जय मयो भवाय जय, नमः शंकराय जय महेशकराय जय, नमः शिवाय जय शिवतराय जय, इस मंत्र का जाप करें। अगर ज्यादा घर में कोई नेगेटिविटी पूरी खत्म करनी है तो शिव तांडव स्तोत्र को दीर्घ स्वर में बोले। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबिलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों का प्रयोग करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव भी चला जाता है, शारीरिक मानसिक शांति भी आती है। और पक्षियों को दान करना, गौओं को खाना देना, हर मानव जीव को अन्न की व्यवस्था करना और अपना जो है दूसरे की भलाई करना अपना परम धर्म समझ करके करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है रहता है। और ग्रहण के बाद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई संजय जी आपने। मंत्र का जाप करना और पक्षियों को और जानवरों को अन्न देना, इससे बेहद लाभ मिलेगा। फिलहाल आपके पास हम लौटेंगे और अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार की शरद पूर्णिमा पे ग्रहण का साया भले ही मंडरा रहा है, लेकिन वास्तव में शरद पूर्णिमा का त्योहार ब्रजभूमि और योगेश्वर श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा को ही हजारों गोपियों के साथ यमुना तट पे रास रचाया था। उस रास को चोरी छुपे देखने के लिए एक विशेष मेहमान भी पहुंचे थे। आइए आपको बताते हैं क्या है कहानी श्री कृष्ण के महारास वाली पूर्णिमा की। भगवान का एक ही बार होता है, नित्य रास प्रतिदिन होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा को ऐसी भावना करते हैं कि हर वर्ष भगवान महारास करने के लिए पधारते हैं। नित्य रास नहीं, उससे बड़ा महारास, जब मंडल बड़ा होता है, जब हमारे लिए रात्रि एक रात्रि में पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवान की रात्रि तो 6 महीने चलने वाली है। ता रात्रि शब्द आया है, बहुवचन है, 6 महीने की रात्रि है। 60 किलोमीटर के क्षेत्र में रास हुआ है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु मानते हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु मानते हैं 48 किलोमीटर के क्षेत्र। इसलिए रात्रि को भगवान बाहर खुले में चंद्रमा के नीचे विराजमान नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप दिन में कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे के बाद जब भी पूजा कर रहे हैं, तो उस समय भगवान राधा कृष्ण को
अष्टगोपी अगर आपके यहाँ हैं, अष्ट सखियां, तो उनके सहित विराजमान करें। नहीं तो सफेद वस्त्र धारण कराने चाहिए, नीचे सफेद वस्त्र बिछाना चाहिए और सफेद मुकुट, सफेद माला, सफेद फूलों से श्रृंगार करके फिर खीर का भोग लगा के रात्रि भर उसको रखा जाता है और फिर सुबह के समय स्नान ध्यान करके फिर उस खीर को। तो चूंकि शरद पूर्णिमा पर हम बात कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसी पर सवाल ले लेते हैं नंदिता जी से। नंदिता जी, तो ये शुभ माना जाए या फिर अशुभ माना जाए, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर ये ग्रहण का साया मंडरा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, शरद पूर्णिमा पे ग्रहण आया हुआ है तो थोड़ा सा तो तकलीफ दे समय अवश्य रहेगा, लेकिन जिनको भगवान कृष्ण की या राधा रानी की पूजा करनी है तो उनके लिए भी थोड़े थोड़े समय निकल के आ रहे हैं। जैसे चतुर्दशी तिथि 28 तारीख को सुबह प्रातःकाल 4:17 में खत्म हो जाएगी और जो चंद्रमा का अस्त होगा वो प्रातःकाल 5:40 में होगा। तो आपको अगर खीर का भोग लगाना है तो उस वक्त में भी पूर्णिमा तिथि क्योंकि रहेगी 4:17 के बाद, आप उस समय भी स्नान दान, क्योंकि और भोर का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो आप उस समय कर सकते हैं। स्नान दान करके आप बहुत अच्छे से राधा कृष्ण को स्थापित करें और खीर का भोग लगाएं और साथ में खीर उस समय चांदनी रात में आप बाहर रख सकते हैं। और उसके बाद आप जब चंद्रास्त हो जाता है, आप सुबह प्रातःकाल में 6 बजे के आसपास वो खीर उठा करके उसका फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा ग्रहण के पश्चात, यानी कि ग्रहण जब खत्म हो रहा है 2:22 में पूर्ण रूप से खत्म होगा, तो उसके बाद भी आप इसी तरह की प्रक्रिया करके आप राधा रानी और भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। शुद्धिकरण पहले घर का करें, अपना शुद्धिकरण करें, नमक के पानी से स्नान कराएं, घर पे धुनी जला करके पहले घर को स्वच्छ करें और उसके बाद अपने मंदिर के कपाट आदि खोल करके मंत्रोच्चारण के साथ आप स्थापित करके आप ये पर्व भी मना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ये पर्व मनाना इस समय ग्रहण में वर्जित रहेगा। वर्जित तब रहेगा जब सूतक काल रहेगा, लगभग 2 बजे से लेकर के रात्रि को, यानी कि 29 तारीख की मॉर्निंग में 2:22 तक का। उसके पश्चात वैसे तो उपछाया की तरह से उसकी पेनम्ब्रल फेज खत्म होगा, लेकिन जो मेन ग्रहण का फेज है वो 2:22 पे खत्म हो जाएगा। तो उसके पश्चात आप आराम से उसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ग्रहण में बहुत सारी अच्छी चीजें भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण के दौरान केवल नकारात्मक ही स्थितियां बनती हैं। जो सकारात्मक है, कुछ एक क्विक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताना हूँ। सबसे पहले तो मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए समय सबसे उत्तम होता है। अगर आप ध्यान करें तो कुंडलिनी जागरण, जो साधक होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जिनको आगे बढ़ना है अपनी इस यात्रा पे और अपने को अंदर को जागृत करना है, अपने अंदर के ईश्वर का एहसास लेना है, तो इस समय अगर आप ओम नमः शिवाय का सिंपल जप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, वो भी आपके लिए बहुत सुंदर रहता है। ओम ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम नंदिता जी, तो ये मंत्रों का जाप करने से ग्रहण का समय जो है आसानी से कट जाता है। आप दोनों के पास फिर से लौटेंगे, लेकिन आपने दर्शकों को बता दें कि माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और इस अमृत वर्षा का लाभ पाने के लिए रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ज्योतिषी शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण के बाद ही अमृत वर्षा के लिए खीर रखने की सलाह दे रहे हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान खीर को खुले आसमान के नीचे रखना शुभ नहीं होगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद ही खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जा सकता है।
शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर करीब 3 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व संभव है या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद, और चंद्र ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंदा मामा के दर्शन हो सकेंगे। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी का इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर धन वैभव का वरदान भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चंद्र ग्रहण की चूंकि महा कवरेज आप गुड न्यूज टुडे के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार विशेषज्ञों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और क्या कुछ नहीं करना है। संजय जी लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। संजय जी ये बताइए कि जब हम खीर की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद ही खीर जो है वो बाहर रखी जाए या फिर कैसे करना होगा, ये बताइए जरा। बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने। जो सबसे पहले देखो, चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उसमें सबसे पहले अमृत को बरसाता है, उसके बाद गंगा आता है, फिर पुष्य, पुष्टि, तुष्टि, घृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योतिषना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्ण अमृत। ये 16 कलाएं जो हैं चंद्रमा के अंदर विराजमान होती हैं। और इन कलाओं में जो अमृत का रस होता है, जब चंद्रमा कहते हैं कि चंद्रमा जल का कारक माना गया है, तो ये सारी कलाओं में जो जब पूर्ण होती है, जब अंतिम अवस्था चलती है, जब हम जिसको अमृत काल कहते हैं, तो पूर्ण अमृत जो है, जो आखिरी कला होती है वो पूर्ण अमृत कहलाती है। तो जब चंद्रमा अपने संपूर्ण तेज के बाद धीरे धीरे कम प्रभाव की तरफ दिन उदय हो रहा होता है, उसको ही हम अमृत वेला या पूर्ण अमृतत्व कहते हैं। तो उस वक्त जो है खीर रखने से विशेष लाभ रहता है। उस खीर का भोग लगाना और ग्रहण करना आपके जीवन को अमृत तत्व बना देता है। आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की जीवन में शांति आती है। और जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी भी हो, मानसिक रोग भी हो, तो उस खीर के खाने से सभी रोग, कष्ट आदि व्याधि से भी निवृत्ति प्राप्ति होती है और जीवन सुख में और आनंद में व्यक्ति जीना शुरू कर देता है और जीवन अमृत की तरह जो है अमृतवान बन जाता है। जी संजय जी कहते हैं चांदी के बर्तन में खीर को रखना चाहिए। जिनके घर में चांदी के बर्तन नहीं हो वो किस में रखें? देखो, चांदी को जो है प्योर माना गया है, क्योंकि शुद्ध माना गया है। चंद्रमा की प्रिय धातु जो है चांदी है। अगर चांदी नहीं हो तो मिट्टी का बर्तन ले लें, क्योंकि जो क्ले कहते हैं कि हमारा जो है इको फ्रेंडली जो भी वस्तु हो वो ले लें, या मिट्टी के बर्तन के अंदर, मिट्टी की हांडी के अंदर जो है खीर को रखें और उसके ऊपर व्हाइट रंग का कपड़ा थोड़ा सा बांध दें जो सुराख वाला हो, और उसको ढक करके रख दें और उसको अमृत मिला के पश्चात ग्रहण करें, उससे विशेष लाभ रहता है। जी संजय जी एक बात बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा जल तत्व वाली राशियों पर होगा। वृश्चिक राशि की बात की, मीन राशि की बात की, अब चूंकि हम भी मीन राशि वाले हैं तो हम ज्यादा डर गए हैं। तो ये बताइए कि इस प्रभाव को कम करने के लिए करना क्या चाहिए, एक महा उपाय बता दीजिए जरा। देखो, सबसे बढ़िया जो उपाय है, आप पानी का एक बड़ा बर्तन रखें और उसमें चंद्रमा की रोशनी को देखें और प्रणाम करें। उससे बड़ा महा उपाय कोई नहीं हो सकता। और चंद्रमा के दर्शन करना ग्रहण के पश्चात और जल से स्नान करना, क्योंकि जल से जीवन बनाया, और उसमें अमृत डालकर अर्थात गंगा जल डाल करके
स्नान कर लें तो उससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। संजय जी, शरद पूर्णिमा तो जैसे आपने हमें बताया कि अमृत वर्षा के लिए खास है और लोग इसका इंतजार करते हैं। अब अगर ग्रहण आज नहीं होता तो क्या इसका प्रभाव ज्यादा होता, अच्छा प्रभाव शरद पूर्णिमा का, या फिर वो कट जाएगा और जितनी देर का ग्रहण है उसके बाद सब वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए? देखो, शरद पूर्णिमा पर जो ग्रहण का प्रभाव है, अगर वो नहीं होता ग्रहण का प्रभाव, तो शरद पूर्णिमा पर इसका अमृत तत्व ज्यादा होता, क्योंकि ग्रहण के काल में जो है उतना काल जो है हर लिया गया जो ग्रहण का है। उसके पश्चात का जो काल है वो बड़ा शुभ है और उस काल में भी अमृत वर्षा, अमृत की प्राप्ति होती रहेगी और उस काल में जो भी आप खीर की कोई भी वस्तु रखेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसका विषय रहेगा। पंडित जी, एक बात और बड़ी ही आयरॉनिकल बात है कि सूतक में मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन और उसी वक्त में कहते हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो मंदिरों के कपाट बंद करने का क्या मतलब है? कोई मंदिर के अंदर जाकर पूजा पाठ करे, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। देखो क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में जब मंदिर के अंदर भी कोई नेगेटिविटी ना जाए, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है ब्रह्मांड के अंदर। तो भगवान को भी शुद्ध रखना है, अपने आप को भी शुद्ध रखना है और मन से, वाणी से, कर्मों से, मन का जाप जो करने से उससे विशेष लाभ रहता है और कोई भी नेगेटिव पावर मन में भी प्रवेश ना कर पाए, इसलिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है और भगवान को दिया जाता है जब ग्रहण का काल होता है। उसके पश्चात भगवान को भी स्नान किया जाता है, इंसान को खुद को भी स्नान करना चाहिए, जिससे कि सारे इस ब्रह्मांड से नेगेटिविटी खत्म हो जाए। और कहते हैं कि अमृत का छींटा जी, चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि कल भी हम यूं ही इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे विस्तार के साथ, आप जुड़ेंगे हमारे साथ। और चलिए, ये उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 2 बजे के करीब जो है सूतक काल मान्य होगा, उसके बाद आपको खाना पीना नहीं है। अगर कुछ खाना पीना चाहते हैं, तुलसी के पत्ते के साथ उसको ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम आपसे इजाजत लेंगे लंच टाइम में। फिलहाल के लिए बस इतना ही।